नमस्ते दोस्तों। वर्ल्ड वॉर टू एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास का वो सबसे काला अध्याय जिसने न सिर्फ करोड़ों जिंदगियां निगल ली, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा, ताकत का संतुलन और इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हम में से बहुतों ने इसके बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ा है, कुछ ने फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में देखा है, लेकिन असली सवाल है, क्या हम सच में जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन सी छोटी छोटी चिंगारियां थीं जिन्होंने मिलकर पूरे विश्व को जलती आग में धकेल दिया? आज हम इस कहानी को ऐसे सुनेंगे जैसे आप एक फिल्म देख रहे हों। न सिर्फ तारीखें और घटनाएं, बल्कि उनके पीछे की साजिशें, इंसानी लालच, डर और पागलपन। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की पूरी कहानी एकदम गहराई से। वर्साए की संधि और हिटलर का उदय। This document will usher in a new era of peace, though the cost has been undeniably great for all nations involved. साल 1919। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया थक चुकी थी, लेकिन विजेता देशों के मन में अभी भी गुस्सा, बदला और एक डर बैठा हुआ था कि जर्मनी जैसी ताकत फिर से सिर न उठा ले। यही डर और बदले की भावना हमें ले आई वर्साए की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साए तक। इसमें सबसे विवादित था आर्टिकल 231, वॉर गिल्ट क्लॉज। सीधे सीधे जर्मनी को पहला विश्व युद्ध शुरू करने और हुए सारे नुकसान का एकमात्र जिम्मेदार ठहराया गया। पर यह सिर्फ आरोप नहीं था, इसके साथ आया $33 बिलियन का मुआवजा। आप सोचिए, 1919 में इतनी रकम का मतलब था एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जकड़ देना। इतना ही नहीं, जर्मनी को अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना पर भी भारी पाबंदियां झेलनी पड़ी। उनकी सबमरीन, बड़े जहाज, टैंक सब बंद करवा दिए गए। लोग भूखे थे। 1923 में महंगाई इतनी बढ़ी कि एक ब्रेड का दाम 200 बिलियन मार्क्स तक पहुंच गया। बच्चों के हाथ में खिलौनों की जगह बंडल बंडल नोट होते थे, जिनकी कोई कीमत नहीं थी। ऐसे हालात में लोगों को चाहिए था एक मसीहा, और तभी मंच पर आता है Wir müssen zusammenhalten, denn nur gemeinsam sind wir stark. एडोल्फ हिटलर। पहले एक असफल आर्टिस्ट, फिर एक सैनिक और अब एक करिश्माई वक्ता, जो हर भाषण में लोगों के टूटे हुए गर्व को वापस लाने का वादा करता। उसका संदेश साफ था, जर्मनी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं यहूदी, समाजवादी और वो नेता जिन्होंने हमें बेचा। मैं इस अपमान का बदला लूंगा। हिटलर का सबसे बड़ा हथियार था प्रोपेगेंडा। पोस्टर, अखबार, रेडियो सब उसके कंट्रोल में आ गए। वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा था, वो एक नई सोच, एक नया गुस्सा और एक खतरनाक नफरत पैदा कर रहा था। और फिर 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी को घुटनों पर ला दिया। बेरोजगारी चरम पर थी, बच्चे भूख से मर रहे थे और लोग हिटलर के वादों को सुनकर उसे सत्ता सौंपने को तैयार हो गए। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और कुछ ही महीनों में उसने लोकतंत्र को खत्म करके खुद को फ्यूहरर यानी तानाशाह घोषित कर दिया। यूरोप में हिटलर का तूफानी उभार। हिटलर का पहला काम वर्साए की संधि को तोड़ना। 1935 में उसने खुलेआम अपनी वायुसेना लुफ्तवाफे बनाई और सेना में लाखों नए सैनिक भर्ती किए। ब्रिटेन और फ्रांस, जिन्होंने संधि लागू करवाई थी, अब शांतिपूर्ण समझौते के नाम पर चुपचाप देखते रहे। 1938 में हिटलर ने अपना पहला शिकार चुना, ऑस्ट्रिया। फरवरी में धमकी देकर और बिना गोली चलाए उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसे कहा गया आंशलुस। फिर आया नंबर चेकोस्लोवाकिया का। सुडेटलैंड में जर्मन मूल के लोग रहते थे और हिटलर ने कहा, ये मेरा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन ने एक और युद्ध से बचने के लिए म्यूनिक समझौते के तहत सुडेटलैंड हिटलर को दे दिया। लेकिन चर्चिल सही थे, आपने अपमान चुना और अब आपको युद्ध मिलेगा। कुछ ही महीनों में हिटलर ने पूरा चेकोस्लोवाकिया हड़प लिया। अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन हिटलर ने चालाकी दिखाई। उसने अपने सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन स्टालिन के सोवियत यूनियन के साथ गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। गुप्त योजना, पोलैंड को आपस में बांटना। 1 सितंबर 1939 सुबह सुबह जर्मनी की टैंक डिवीजन, आर्टिलरी और लुफ्तवाफे ने पोलैंड पर धावा बोल दिया। ये था ब्लिट्सक्रीग यानी बिजली की गति से युद्ध। पोलिश सेना कुछ ही दिनों में बिखर गई। सैनिकों को थकान से बचाने के लिए उन्हें पेरविटिन नाम का ड्रग दिया जाता था, आज जिसे क्रिस्टल मेथ कहा जाता है। सैनिक 3-4 दिन लगातार बिना सोए लड़ सकते थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन असल में कोई मदद नहीं भेजी। इसे ही फनी वॉर कहा गया। कुछ ही हफ्तों में
पोलैंड नक्शे से मिट गया। इसके बाद नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम सब एक एक करके हिटलर के सामने गिरते गए। फिर आया नंबर फ्रांस का। सबको लगा मैजिनॉट लाइन उन्हें बचा लेगी, लेकिन हिटलर ने हमला किया आर्डेंस फॉरेस्ट के रास्ते से, जहां किसी ने टैंक जाने की कल्पना तक नहीं की थी। डनकर्क में 4 लाख सैनिक फंस गए। तब ब्रिटेन ने ऑपरेशन डायनेमो शुरू किया। नौसेना, मछली पकड़ने वाली नावें, निजी यॉट सब मिलकर सैनिकों को वापस लाए। 3.5 लाख सैनिक तो बच गए, लेकिन हथियार, टैंक, तोप सब पीछे छोड़ने पड़े। जून 1940 तक फ्रांस भी गिर चुका था। अब यूरोप में सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी बचे थे, हिटलर का जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। और यहीं से कहानी पलटने लगती है। कैसे ब्रिटेन ने अकेले खड़े होकर हिटलर को चुनौती दी और कैसे ये युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया, ये जानेंगे हम अगले हिस्से में। बैटल ऑफ ब्रिटेन, आसमान की जंग, जून 1940। फ्रांस गिर चुका था, अब ब्रिटेन अकेला खड़ा था। हिटलर ने सोचा, अगर मैं ब्रिटेन को झुका दूं तो यूरोप मेरा है। लेकिन ब्रिटेन एक द्वीप था, उसे जीतने के लिए पहले आसमान पर कब्जा जरूरी था। यही था बैटल ऑफ ब्रिटेन। जुलाई 1940 में जर्मनी की लुफ्तवाफे ने ब्रिटिश एयरफोर्स पर हमला शुरू किया। शुरुआत में एयरफील्ड्स, फिर फैक्ट्रियां और फिर लंदन। रात रात भर बमबारी होती, आसमान में आग का लाल रंग छा जाता। लेकिन ब्रिटेन के पास था RAF, रॉयल एयरफोर्स, और उनका गुप्त हथियार रेडार। रेडार से वे पहले ही जान जाते कि जर्मन प्लेन किस दिशा से आ रहे हैं। सितंबर 1940 तक जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। ब्रिटिश पायलट, जिन्हें चर्चिल ने द फ्यू कहा, ने दिन रात लड़कर हिटलर की योजना नाकाम कर दी। चर्चिल के शब्द आज भी गूंजते हैं, नेवर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट was so much owed by so many to so few। ऑपरेशन बारबरोसा, रूस की ठंडी मौत। 1941 की गर्मी में हिटलर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, ऑपरेशन बारबरोसा, सोवियत यूनियन पर आक्रमण। 3 बड़े आर्मी ग्रुप, उत्तर लेनिनग्राद की ओर, मध्य मॉस्को की ओर, दक्षिण कीव और यूक्रेन की ओर। शुरुआत में जर्मन सेना ने लाखों सोवियत सैनिकों को कैद कर लिया, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, मौसम ने रंग बदलना शुरू किया। सितंबर आते आते बारिश ने सड़कों को कीचड़ में बदल दिया। रास्पुटित्सा, वो समय जब रूस में गाड़ियां फंस जाती हैं। और फिर आई रूसी सर्दी। -30 डिग्री सेल्सियस में जर्मन सैनिकों के पास सही कपड़े तक नहीं थे। टैंक जम गए, हथियार जाम हो गए और सैनिक ठंड से मरने लगे। मॉस्को के दरवाजे पर सोवियत ने पलटवार किया। युद्ध अब आसान जीत नहीं रहा था, ये एक खून चूसने वाला संघर्ष बन चुका था। पर्ल हार्बर, अमेरिका की एंट्री, 7 दिसंबर 1941। सुबह सुबह अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवी बेस, हवाई में जापानी विमानों का हमला, टॉर्पीडो, बम, मशीन गन। कुछ ही घंटों में 8 युद्धपोत, सैकड़ों विमान और 2400 से ज्यादा सैनिक नष्ट हो गए। अगले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा, अ डेट विच विल लिव इन इन्फमी, और अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश किया। अब युद्ध सचमुच ग्लोबल हो चुका था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत महासागर, हर जगह आग लगी थी। स्टालिनग्राद हिटलर की सबसे बड़ी हार। 1942 के अंत में हिटलर ने दक्षिण रूस के स्टालिनग्राद पर हमला किया। तेज लड़ाई, घर घर युद्ध, हर गली में मौत। सोवियत सैनिकों ने पीछे हटने से मना कर दिया। आदेश था, नॉट अ स्टेप बैक। सर्दी ने एक बार फिर हिटलर की सेना को जकड़ लिया। सोवियत ने घेराबंदी की। 3 लाख जर्मन सैनिक फंस गए। फरवरी 1943 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। यह हिटलर के लिए मोड़ था, अब वो सिर्फ हार की ओर बढ़ रहा था। डी डे, यूरोप की आज़ादी की शुरुआत, 6 जून 1944। डी डे, मित्र देशों की सेना अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस के नॉर्मैंडी तट पर उतरी। इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण, 5000 जहाज, 11,000 विमान, 1,56,000 सैनिक। दिन के अंत तक नॉर्मैंडी आज़ाद था और हिटलर को पश्चिम से भी दबाव मिलने लगा। बेनिन का पतन और हिटलर का अंत। अप्रैल 1945, सोवियत सेना बर्लिन में घुस चुकी थी। शहर खंडहर में बदल चुका था। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। इसे कहा गया VE डे, विक्ट्री इन यूरोप डे। हिरोशिमा और नागासाकी, युद्ध का अंतिम प्रहार। लेकिन प्रशांत में जापान अब भी लड़ रहा था। अमेरिका ने फैसला लिया, युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए
अब तक का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया जाएगा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर परमाणु बम। 9 अगस्त नागासाकी पर दूसरा बम। लाखों लोग तुरंत या धीरे धीरे विकिरण से मरे। 14 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर 1945 आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म। अंतिम शब्द। इस युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ शहर राख में बदल गए, कुछ सभ्यताएं हमेशा के लिए खो गईं। लेकिन इसने हमें एक सबक भी दिया, जब नफरत और लालच सत्ता पर हावी हो जाए तो इंसानियत हार जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इतिहास की और गहराई से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।